नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इतिहास की क्लास में। आज हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार वंश को। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हम मारवाड़ के राठौड़, बीकानेर के राठौड़ और जयपुर के कछवाहा वंश को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। आज हमारा चौथा वंश स्टार्ट होगा। शुरू करते हैं प्रतिहार वंश को। 8वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में प्रतिहार वंश शक्तिशाली रहा। इस वंश का शासन राजस्थान ही नहीं, पूरे उत्तरी भारत में फैला हुआ था। नैयण सिंह ने प्रतिहारों की 36 शाखाओं का वर्णन किया है, जिनमें मंडोर, जालोर, राजूगढ़, कन्नौज, उज्जैन, बड़ौज के प्रतिहार प्रसिद्ध रहे। प्रतिहारों की उत्पत्ति के संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकारों ने प्रतिहारों का प्रारंभिक शासन गुजरात मानते हुए इन्हें गुर्जर प्रतिहार लिखा है। पंपाकृत विक्रमार्जुन विजय में प्रतिहार महिपाल को गुर्जर राज कहा गया है। चंदेल वंश के शिलालेख में भी गुर्जर प्रतिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने प्रतिहारों को जाति न मानकर पद से संबोधित किया है। इस पद से उस व्यक्ति का बोध होता था जो राज दरबार या महल के द्वार रक्षक के रूप में सेवा करते थे। शिलालेखों में नागभट्ट प्रथम को राम का प्रतिहार कहा गया है। तो प्रतिहारों की अलग अलग शाखाएं थी, उन्हीं में एक थी मंडोर की शाखा, मंडोर के प्रतिहार। घटियाला से प्राप्त 2 शिलालेखों के प्रतिहार वंश की प्रारंभिक स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। इनके अनुसार हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण की क्षत्रिय पत्नी भद्रा से 4 पुत्र भोगभट, कदक, रज्जिल और दह उत्पन्न हुए। इन चारों भाइयों ने मांडव्यपुर, जो मंडोर है, को जीतकर उसके चारों ओर परकोटा बनवाया। मंडोर के प्रतिहार वंश की वंशावली हरिश्चंद्र के तीसरे पुत्र रज्जिल से शुरू होती है। अभी आपने सेकेंड ग्रेड का पेपर दिया था, उसमें रज्जिल के बारे में पूछा गया था। तो रज्जिल मंडोर शाखा से रिलेट करते हैं। रज्जिल का पोता नागभट्ट प्रथम था, जो राजधानी को मंडोर से हटाकर मेड़ता ले गया, लेकिन उसका पुत्र तात मंडोर में ही रहता था। नागभट्ट का पुत्र मंडोर के प्रतिहारों में सिलुक, बाउक और ककुक प्रसिद्ध शासक हुए। ककुक ने ही घटियाला के शिलालेख उत्कीर्ण करवाए। ककुक एक प्रतापी शासक था, जिसने घटियाला और मंडोर में जय स्तंभ स्थापित करवाए। इन जय स्तंभों से उसके प्रजापालक और न्यायप्रिय शासक होने की जानकारी मिलती है। मंडोर से 1145 ईस्वी का सहजपाल चौहान का एक शिलालेख प्राप्त होता है, जिसमें मंडोर पर चौहानों का प्रभुत्व होना उल्लेखित है। मंडोर के प्रतिहार का शासन अधीनस्थ शासकों के रूप में मंडोर के आसपास 1395 ईस्वी तक कायम रहा। प्रतिहारों की अगली शाखा है जालोर या कन्नौज के प्रतिहार। जालोर के प्रतिहार मंडोर के प्रतिहारों से ही संबंधित थे। नागभट्ट प्रथम, जो 730 से 756 के समय रूल करता है, ये बप्पा रावल के समय रूल करता था। नागभट्ट प्रथम से जालोर के प्रतिहार वंश का प्रारंभ होता है, जो मंडोर शाखा से था। उसका राज्य उत्तर में मारवाड़ से दक्षिण में बड़ौज की सीमा तक था, जिसमें लाट, जालोर, आबू और मालवा के कुछ भाग सम्मिलित थे। उसने बिलोचों और अरबों को परास्त किया। ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम की नारायण उपाधि से मलेच्छु के दमन के कारण ही उत्कीर्ण की गई है। वत्सराज बीसी वंश का प्रतापी शासक था, जिसने गौड़ और बंगाल के शासकों को परास्त किया। मंडोर के प्रतिहारों उसके सामंत के रूप में शासन करते थे। कन्नौज के शासन में हस्तक्षेप करने के कारण उसे राष्ट्रकूटों से पराजित होना पड़ा, जिससे उसका शासन राजस्थान तक सीमित हो गया। वत्सराज के शासनकाल में 778 में उद्योतन सूर्य ने जालोर में कुवलय माला नामक और 783 ईस्वी में आचार्य जिनसेन ने हरिवंश पुराण की रचना की। ये ग्रंथ उस समय की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। वत्सराज का उत्तराधिकारी नागभट्ट द्वितीय था। उसने कन्नौज में प्रतिहार प्रभु सत्ता स्थापित की। जालोर वाली शाखा थी वो नागभट्ट से शुरू होती है, जो नागभट्ट प्रथम था उससे, और जो कन्नौज की शाखा है वो नागभट्ट द्वितीय के समय शुरू होती है। उसने कन्नौज में प्रतिहार प्रभु सत्ता स्थापित की। ग्वालियर प्रशस्ति उसे आंध्र, आनर्त, मालव, किरात, तुरुस्क, वत्स, मत्स्य आदि प्रदेशों का विजेता बताती है।
उसके समय से प्रतिहारों ने कन्नौज से शासन कार्य शुरू किया। राजस्थानी क्षेत्रों पर उसके सामंत शासन करने लगे। रामभद्र और भोज नागभट्ट के उत्तराधिकारी थे। भोज जो इतिहास में मिहिर भोज के नाम से प्रसिद्ध है, उसने चांदी एवं तांबे के सिक्कों पर आदिवराह उपाधि धारण की थी। ऐसा मिलता है, उसके चांदी और तांबे के सिक्के उन पर आदिवराह नाम मिलता है, जिससे पता चलता है कि उसने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। मिहिर भोज के उत्तराधिकारी महेंद्रपाल का राज्य काठियावाड़ तक विस्तृत था। कर्पूर मंजरी के रचयिता राजशेखर उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। महेंद्रपाल के बाद महिपाल, भोज, विनायकपाल, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल द्वितीय, राज्यपाल आदि प्रतिहार शासक बने। महिपाल के समय महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया, जिससे प्रतिहारों की दुर्बलता प्रकट हुई। 1093 में चंद्रदेव गढ़वाल ने प्रतिहारों से कन्नौज छीन लिया, जिससे इस वंश का शासन पुनः राजस्थान तक सीमित हो गया। प्रतिहारों की एक शाखा राजस्थान के अलवर से भी संबंधित है। अलवर जिले के राजोगढ़ से 960 ईस्वी का एक शिलालेख मिला है, जो राजोगढ़ में भी प्रतिहार शासन की सूचना देता है। राजोगढ़ के प्रतिहार कन्नौज के रघुवंशी शासकों के सामंत थे। गुर्जर प्रतिहारों के राजनीतिक उत्थान काल में मंडोर वंश के नागभट्ट, सिलुक, बाउक तथा जालोर कन्नौज शाखा में वत्सराज नागभट्ट द्वितीय, मिहिरभोज, महिपाल आदि शक्तिशाली व योग्य शासक हुए, जिसके समय में राजस्थान के अतिरिक्त काठियावाड़, कन्नौज, ग्वालियर, मालवा के भूभाग इनके राज्य में सम्मिलित हुए। पालों, अरबों व राष्ट्रकूटों से सतत संघर्ष से इनकी शक्ति कमजोर हुई। फलतः जो सामंत इनके सहयोगी थे वे ही साम्राज्य के लिए विनाशक सिद्ध हुए। कन्नौज को अपनी शक्ति का केंद्र बनाने से गुर्जर प्रतिहार राजस्थान में अनुपस्थिति भूस्वामी के रूप में देखे जाने लगे। इनका फायदा इनके अधीनस्थ सामंतों ने उठाया और स्वतंत्र राज्य स्थापित करने शुरू कर दिए। महमूद गजनवी ने इनकी बिखरी हुई शक्ति का अंत कर दिया। नेक्स्ट है परमार। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे परमार वंश को। परमार का शाब्दिक अर्थ शत्रु को मारने वाला होता है। प्रारंभ में परमारों का शासन आबू के आसपास के क्षेत्रों तक सीमित था। प्रतिहारों की शक्ति के ह्रास के उपरांत परमारों की राजनीतिक शक्ति में वृद्धि होती है। परमारों की भी अलग अलग शाखाएं हुई, जिनमें सबसे पहले आबू के परमार। आबू के परमार वंश का संस्थापक धूमराज था, लेकिन इनकी वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है। पड़ोसी होने के कारण आबू के परमारों का गुजरात के शासन से सतत संघर्ष चलता रहा। गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी से पराजित होने के कारण आबू के शासक धरणीवरा को राष्ट्रकूट धवल का शरणागत होना पड़ा, लेकिन कुछ समय बाद धरणीवरा ने आबू पर पुनः अधिकार कर लिया। उसके पुत्र महिपाल का 1002 में आबू पर अधिकार प्रमाणित होता है। इस समय तक परमारों ने गुजरात के सोलंकियों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। महिपाल के पुत्र धधुक ने सोलंकियों की अधीनता से मुक्ति होने का प्रयास किया। फलत आबू पर सोलंकी शासक भीमदेव ने आक्रमण किया। धंधुक आबू छोड़कर धार के शासक भोज के पास चला गया। भीम ने विमल शाह को आबू का प्रशासक नियुक्त किया। विमल शाह ने भीमदेव व धंधुक के मध्य पुनः मेल करवा दिया। उसने 1031 में आबू में आदिनाथ के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। धंधुक की विधवा पुत्री ने फसंतगढ़ में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया व सरस्वती बावड़ी का जीर्णोद्धार करवाया। करसनदेव के शासनकाल में 1060 में परमार और सोलंकियों के संबंध पुनः बिगड़ गए, लेकिन नाडोल के चौहान शासक बाला प्रसाद ने इनमें पुनः मित्रता करवाई। करसनदेव के पुत्र विक्रमदेव ने महामंडलेश्वर की उपाधि धारण की। विक्रमदेव का प्रपौत्र धारावर्ष आबू के परमारों का शक्तिशाली शासक था। इसने मोहम्मद गौरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया। वह गुजरात के 4 सोलंकी शासकों कुमारपाल, अजयपाल, मूलराज व भीमदेव द्वितीय का समकालीन था। धारावर्ष ने सोलंकियों की अधीनता का जो अवतार फेंका, उसने नाडोल के चौहानों से भी अच्छे संबंध स्थापित किए। असलेश्वर के मंदाकिनी कुंड पर बनी हुई धारावर्ष की मूर्ति और आर पार छिद्रित 3 भैंसे उसके पराक्रम की कहानी कहते हैं। कीर्ति कौमुदी नामक ग्रंथ का रचयिता सोमेश्वर धारावर्ष का कवि था। उसके पुत्र सोम सिंह के शासनकाल में तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लूणोशाही नामक नेमिनाथ का मंदिर अपने पुत्र लूणोशाही व पत्नी अनुपमा देवी के श्रेयार्थ बनवाया। इसके पश्चात प्रताप सिंह, विक्रम सिंह आबू के शासक बने।
1311 के लगभग नाडोल के चौहान राव लूम्बा ने परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर लिया और वहां चौहान प्रभुत्व स्थापित कर दिया। जालोर के परमार, अब पढ़ेंगे अपने जालोर के परमार। जालोर के परमार आबू के परमारों के ही वंशज थे। जालोर से मिले 1887 ईस्वी के शिलालेख में वाकपति राज, चंदन, देवराज, अपराजित, विज्जल, धारावर्ष और विसल के नाम मिलते हैं। मालवा के परमार का मूल उत्पत्ति स्थान भी आबू ही था। इनकी राजधानी उज्जैन या धारानगरी रही, मगर राजस्थान के कई भूभाग, कोटा राज्य का दक्षिणी भाग, झालावाड़, वागड़, प्रतापगढ़ का पूर्वी भाग आदि इनके अधिकार में थे। मालवा के परमारों का शक्तिशाली शासक मुंज हुआ। वाकपति राज, अमोघ वर्ष, उत्पल राज, वल्लभ, श्री वल्लभ आदि इनके विरुद्ध थे। मेवाड़ के शासक शक्ति कुमार के शासनकाल में उसने आहड़ को नष्ट किया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। उसने चालुक्य शासक तेलक तृतीय को 6 बार पराजित किया, मगर 7वीं बार उससे पराजित हो गया और मारा गया। राजा मुंज को कवि वृष भी कहा जाता है। नव सहसाम चरित का रचयिता पद्मगुप्त और अभिधान माला का रचयिता हलायुद्ध उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। मुंज के बाद सिंधु राज और भोज प्रसिद्ध शासक हुए। भोज अपनी विजयों और विद्वान के लिए प्रसिद्ध है। उसने सरस्वती कंठाभरण, राज मृगांक, विद्वजन मंडल, संरांगण, श्रृंगार मंजरी, कथा, कुर्म शतक आदि ग्रंथ लिखे। चित्तौड़ में उसने त्रिभुवन नारायण का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया, जो मोक्कल के नाम से भी जाना जाता है। 1429 ईस्वी में राणा मोक्कल द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार नागदा में भोजसर का निर्माण भी करवाया। किसने? भोज परमार ने। उसने सरस्वती कंठाभरण नामक पाठशाला बनवाई। वल्लभ, मेरुतुम, वररुचि, सुबंधु, अमर, राजशेखर, माघ, धनपाल, मानतुम आदि उसके दरबार के विद्वान थे। भोज का उत्तराधिकारी जयसिंह भी एक योग्य शासक था। वागड़ का राजा मंडलिक उसका सामंत था। 1135 के लगभग मालवा पर चालुक्य शासक सिद्धराज ने अधिकार कर लिया और परमारों की शक्ति हासोन्मुख हो गई। 13वीं शताब्दी में अर्जुन वर्मा के समय मालवा पर पुनः परमारों का आधिपत्य स्थापित हुआ, मगर यह अल्पकालीन रहा। खिलजियों के आक्रमण ने मालवा की वैभव को नष्ट कर दिया और परमार भागकर अजमेर चले गए। वागड़ के परमार मालवा के परमार करसन राज के दूसरे पुत्र डांबर सिंह के वंशज थे। इनके अधिकार में डूंगरपुर बांसवाड़ा का राज्य था, जिसे वागड़ कहते हैं। अर्थुणा की इनकी राजधानी थी। धनिक कंकलदेव, सत्यराज, चामुंडराज, विजयराज आदि इस वंश के शासक हुए। चामुंडराज ने 1079 ईस्वी में अर्थुणा में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। 1179 ईस्वी में गोहिल शासक सामंत देव ने परमारों से वागड़ छीन लिया, वहां गोहिल वंश की स्थापना कर दी। अर्थुणा के ध्वस्त खंडहर आज भी परमार काल की कला और समृद्धि की कहानी बयां करते हैं। नेक्स्ट है यादव वंश। चंद्रवंश यादवों का शासन राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर और करौली में रहा। करौली के विजयपाल ने 1040 में विजय मंदिर गढ़ बनवाया। वह दहनपाल ने तवनगढ़ का निर्माण करवाया। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद कुछ यादव बयाना से निकलकर तिजारा व अलवर के आसपास चले गए। चावड़ा वंश। राजस्थान में चावड़ों का राज्य भीनमाल में रहा। 914 ईस्वी के धरणी वराह के दान पत्र में चावड़ों की उत्पत्ति भगवान शंकर की चाप से बताई गई है। कुछ इतिहासकार इन्हें परमारों की शाखा से तो कुछ गुर्जरों की शाखा से बिलोंग करते हैं। कर्नल टोड ने चावड़ों को सीथियन कहा है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 641 ईस्वी में अपनी भीनमाल यात्रा के दौरान यहाँ के तत्कालीन शासक को क्षत्रिय बताते हुए भीनमाल को गुर्जर राज्य की राजधानी बताया है। उस समय भीनमाल पर चावड़ों का शासन था। चावड़ों का क्रमबद्ध इतिहास जानने के लिए पर्याप्त स्रोत सामग्री का अभाव है। 739 ईस्वी के कलचुरी दान पत्र में भीनमाल पर अरब आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अरबों के आक्रमण से कमजोर हुई चावड़ों की शक्ति का फायदा उठाकर प्रतिहारों ने भीनमाल पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है योद्धे वंश। अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि ने योद्धे के जंगल देश बीकानेर, चूरू व श्री गंगानगर में निवास का उल्लेख किया है। योद्धे गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली से शासित थे। राजस्थान के उत्तर पूर्व
उत्तरी भाग में इनकी प्रारंभिक आदि वासन ज्ञात होता है। विजयगढ़ के किले से प्राप्त एक खंडित लेख में योद्धाओं का उल्लेख मिलता है। नागवंश। राजस्थान में नागवंश का शासन अहिच्छत्रपुर नागौर के आसपास केंद्रित था। 751 के शेरगढ़ शिलालेख में 4 नागवंशी शासकों बिंदुनाग, पद्मनाग, सर्वनाग व देवदत्त के नाम से मिलते हैं। इस लेख के अनुसार सामंत देवदत्त ने कोषवर्धन पर्वत के पूर्व में बौद्ध चैत्य का निर्माण करवाया। बयाना व उसके आसपास के क्षेत्रों पर बरिक वंश ने शासन किया।